हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि बच्चा आपको पता है हम विदेश नीति का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा रहने वाला है बच्चा पार्ट 2, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 6 नंबर का आएगा पेपर में, मतलब कंफर्म आएगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने 6 नंबर का लॉस कर रहे हो। तो वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। जल्दी से शुरू कर देते हैं बच्चा हम अपने टॉपिक को। आज पहले हम पढ़ेंगे बेटा भारत चाइना रिलेशन। कौन सा? भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध यानी कि इंडो चाइना रिलेशन। देखो बच्चा, इंडो चाइना रिलेशन जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, इससे पहले भी खैर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार और बता देता हूं। ये जो संबंध रहे हैं बेटा, कभी अच्छे तो कभी थोड़े बुरे रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक रिश्ता हमारा जो चला है वो हमेशा से खट्टा मीठा चलता रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें 1949 की। कब की? 1949। और उससे पहले हम बात करें 1947। ये दो टाइम से बेटा जब दोनों ही शक्तियां उभर कर सामने आ रही थी। 1947 में भारत आजाद हुआ था, ठीक है, भारत आजाद हुआ था। और 1949 में क्या हुआ था? चीन रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि चीन क्रांति हुआ था। यानी कि ये वो समय था जब विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभर कर आ रही थी, दो बड़े देश उभर कर आ रहे थे। अब जब ये दो बड़े देश उभर कर सामने आ रहे थे तो पूरे विश्व को लगता था कि ये दोनों देश मिलके एशिया की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ही बेटा अब शुरू में संबंध भी बड़े अच्छे रहे। जैसे कि पहले नारा लगा करता था, भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई। लेकिन ये भाई कसाई बन गया और भाई पे ही हमला कर दिया। जैसे सुने ना, भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगते हैं, वैसे ही है। होते तो ये थोड़े चिंग चाइना से हैं, खैर चलो कोई नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो इनके रिलेशंस को समझने से पहले और उसके साथ बच्चा मैं आपको बताऊं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तो लगते ही थे। और इसी के साथ इन्होंने 1954 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसे कहा जाता है बेटा पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता, जिसमें हमारे भारत की साइड से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाइना की साइड से चाउ एन लाई थे, ठीक है। अब दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त रिलेशन चल रहे थे, बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे थे। लेकिन अब देखो एग्रीमेंट में ना एक चीज हुई थी, 5 बातों पर हस्ताक्षर हुए थे कि हम एक दूसरे की मानेंगे। इसमें क्या क्या था बेटा कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, मुझे आता नहीं है, खैर यहाँ पे अगर मैं मान लूं बेटा चाइना है, यहाँ पे मैं मान लूं हमारा प्रिय भारत है, और यहाँ पे बेटा एक एरिया है जिसे हम कहते हैं तिब्बत। क्या कहते हैं? तिब्बत। तो कहानी क्या शुरू हुई बेटा, चाइना ने तिब्बत पर 1950 पहले डिसाइड हुआ था कि ये जो तिब्बत है ना चाइना का है ना इंडिया का है। लेकिन 1959 में क्या किया, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया और उधर की संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हम एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो भारत ने उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। लेकिन 1959 में क्या हुआ बेटा, हमारे इधर तिब्बत के एक धर्म गुरु, क्या चीज? धर्म गुरु दलाई लामा। किसने बेटा? दलाई लामा ने कहा जी हमें शरण दीजिए, ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। अब भारत में तो आपको पता है बेटा एक धर्म गुरु का नाम क्या था, मैं पहले बता दूं यहाँ पे, दलाई लामा। अब आपको भारत की नीति पता है बेटा, अतिथि देवो भवा। भारत हमेशा अतिथियों का स्वागत करता है और शरणार्थियों को शरण देता है। तो भारत ने इन्हें अपने यहाँ पे शरण दे दी। अब चाइना ने इससे किलस गया, मतलब एक सही शब्द बोलूं तो चिढ़ गया। अब जब चाइना इससे चिढ़ गया ना बेटा, तो चाइना चिढ़ते ही क्या किया, युद्ध की तैयारी करने लगा। लेकिन भारत को भरोसा था क्या, कि चाइना हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि चाइना तो हमारा भाई है। लेकिन भाई बदल गया, भाई ने अचानक से 1962 में हमला कर दिया। जब ये 62 में हमला हुआ, उस टाइम हमारी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी, ठीक है। इसके कई सारे घातक परिणाम भी देखने को मिले, जैसे कि यहाँ से कुछ एरिया नेफा, ठीक है, उस टाइम पे जो ये पूरा ऊपर का नॉर्थ इंडिया क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उधर अरुणाचल प्रदेश है, उसे उस टाइम नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा पर क्या कर लिया उन्होंने, थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लिया, ठीक है। खैर हमारे भारतीय सैनिक बिल्कुल सीना तान के खड़े रहे, सीने पे गोलियां खाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी भारत माता को बिल्कुल नुकसान होता हो। कहने का मतलब है बिल्कुल तैयार थे, जहां फौजी खड़ा है
उससे आगे कदम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी में शेर पलते हैं। सही बात है ना। अब आसपास ऐसा नहीं है कि भैया गीदड़ बिल्ले नहीं पाल रखे, हमने शेर पाल रखे हैं, तो हमारे शेर एकदम बॉर्डर पे डट कर खड़े हुए थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा हिस्से पे कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ माइनर हिस्सा हमें गंवाना पड़ा, और कुछ माइनर हिस्सा बच्चा हमें वहां से भी गंवाना पड़ा, ये अक्साई चीन का। ठीक है, तो और उसके बाद बेटा और घातक परिणाम क्या हुए इस युद्ध के बाद? उसके बाद क्या हुआ, नेहरू की छवि जैसे ही धूमिल हो गई, धूमिल होने का मतलब क्या है, धूल में मिल गई, तो धूल में मिलने का कारण ऐसा माना जाता है उन इंसान को, मतलब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद बेटा जो उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और हमारे यहाँ की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो भागों में बट गई। एक क्या बन गई, सीपीआई, जो सीपीआई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, एक बन गई सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक बन गई बेटा CPIM यानी कि मार्क्सवाद। क्या बन गई, मार्क्सवाद। क्लियर हो गई बात। ये सारे परिणाम हमें देखने को मिले। क्वेश्चन पूछता है बेटा पेपर में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कब हुआ था, तो 1964। कब हुआ था, 1964। ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारे चाइना के साथ बिगड़ते हुए संबंध। क्या हो गए, बिगड़ते हुए। लेकिन क्या हमेशा ही संबंध बिगड़े रहेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, धीरे धीरे संबंधों में सुधार भी आएगा। अब सुधार क्या था बेटा, सुधार में मैं पहले यहाँ पे आपको बताऊं तो 1970 के डिकेड से जैसे ही नेतृत्व बदला, नेतृत्व बदलने का मतलब क्या है, जैसे ही लीडरशिप बदल गई तो इस लड़ाई को थोड़े थोड़ा कम किया जाने लगा। और 1981 से ही बेटा क्या हुआ कि वार्ताएं स्टार्ट होने लगी, कंटिन्यू क्या होने लगी, वार्ताएं। और 1979 में बेटा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है, चीन का दौरा भी किया बतौर विदेश मंत्री रहते हुए। ठीक है, फिर उसी के साथ बेटा 1988 में राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, कहाँ, चाइना, और बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की बात की थी, एग्रीमेंट किया था। क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा तो 1999 से हमारा चीन के साथ लगातार 30% व्यापार यानी कि 30% बिजनेस इंक्रीज होता हुआ आ रहा है, कंटिन्यू बढ़ता है प्रति ईयर, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा तो अब देखो 2019 में भी बेटा यात्राएं हुई थी। ठीक है, यानी कि चाइना के प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री एक दूसरे के देश का विजिट भी करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये सुधरते संबंधों की ओर एक इशारा है। क्लियर हो गई बात। और क्या क्या कारण हो सकते हैं बेटा चाइना से हमारे डिस्प्यूट के? एक तो चाइना पाकिस्तान को मदद करता है ना, चाइना किसको हेल्प करता है बेटा, पाकिस्तान को हेल्प करता है, इसलिए भी हमारा डिस्प्यूट होता है। और उसके साथ साथ बेटा डिस्प्यूट हो सकता है हमारा किस रीजन पे, और डिस्प्यूट होते हैं बेटा जैसे कि चाइना ना एक रोड बना रहा है, जैसे यहाँ से पाकिस्तान है, मान लो यहाँ से भारत है ना, तो ऐसे एक रोड बना रहा है। उस रोड का नाम क्या है बेटा, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड का मतलब क्या है कि ये मतलब चाइना और पाकिस्तान को आपस में जोड़ रहा है, जिससे भारत को लगता है कि हमारा घेराव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया बेटा चाइना के साथ संबंध। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। किसके, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। खैर पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्या ही बताऊं भैया, जब लड़ा है तब पिटा है, लेकिन बताने तो पड़ेंगे। देखो पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक रिलेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा वो आजाद हुआ, क्योंकि वो तो कोई देश ही नहीं था ना, हमारे भारत का हिस्सा था, इसलिए उसका जन्म हुआ। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ भैया, 1947। उससे पहले ऐसा कोई देश नहीं था। ठीक है, वो अखंड भारत का ही हिस्सा था। क्लियर हो गई बात। तो ये जब 1947 में बना, उस टाइम पे भैया हमने बहुत मदद की, पैसा रुपया बहुत कुछ दिया। ठीक है, लेकिन 1940 अब देखो यहां से ना कश्मीर का मुद्दा सामने आया। कश्मीर का क्या मुद्दा था भैया, कश्मीर युद्ध पहला ही, जो आज तक हमारे लिए एक बड़ा डिस्प्यूट बन के आया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में। ठीक है, कश्मीर युद्ध क्या था बेटा, देखो यहां से ये कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ के राजा शुरू में हरि सिंह थे, जो कह रहे थे भैया ना मैं इंडिया में मिलूंगा ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, बल्कि मैं एक स्वतंत्र रियासत बनाऊंगा। ठीक है, जब स्वतंत्र रियासत बनाने की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान की साइड से इधर क्या कर दिया गया बेटा,
हमला कर दिया गया, जबकि हमारे इंडिया से ही पैसा लिया गया था और हम पे ही यूज कर रहे थे ये लोग, ठीक है। इन्होंने हमला किया, ठीक है। अब हरि सिंह को जब तक अकल आती, कुछ हिस्सा हमारे हिस्से से जा चुका था, ठीक है, जिसे अब किसी के टाइम पे पाकिस्तान क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर हुई बात? तो उस टाइम फिर हमारी भारतीय सेना गई, भारतीय सेना ने जाके खूब मारा पकड़ के, ठीक है। तो पहले युद्ध में ही हार का सामना करना पड़ा किसको? पाकिस्तान को। कब हुआ था? 1948 में। अगर बेटा हरि सिंह की पूरी कहानी देखनी है तो आप हमारे जो दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर अपलोड हुआ है उसमें जाके देख लेना, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर 1965 का युद्ध हुआ, 1965 युद्ध। अब 1965 के युद्ध में भी बेटा अमेरिका इसका साथ देता था पाकिस्तान का, क्योंकि ये नाटो का हिस्सा था। जब अमेरिका इसका साथ देता था, इस पे हर एक वो हथियार थे जिससे ये हमें हरा सकता था, ठीक है। इस पे बहुत शक्ति थी पाकिस्तान पे, अमेरिका के दिए हुए हथियार थे, टेक्नोलॉजी थी इस पे। उस टाइम पे मिसाइल वाले एरोप्लेन थे, हमारे पास गोलियों वाले थे, लेकिन हथियारों से काम थोड़ी चलता, दिमाग भी तो होना चाहिए, यूज करने ही नहीं आते थे बेवकूफों को, ठीक है। तब भी हमारी इंडियन आर्मी ने घेर के मारा। फिर उसके बाद बेटा 1971 का युद्ध, जो आपको बेटा दक्षिण एशिया वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आप पूरी स्टोरी को देख लेना, ठीक है। फिर 71 का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान से पैदा हुआ कौन? बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। फिर बांग्लादेश के लोगों ने जब मदद मांगी हमसे, तब हमने उनकी इतनी मदद की, तब हमने बचाया। उस टाइम पे पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ऐसे बैठे हुए थे, भैया छोड़ दो, माफ कर दो। 93,000 कम नहीं होती संख्या। 93,000 सैनिकों ने रहम मांगा था, भीख मांगी थी, हमारी जान बख्श दो। तब 93,000 सैनिक छोड़े थे, ठीक है। गलती से कोई एक सैनिक आ जाता है ना, हमें सैनिक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो। हम सैनिकों की रिस्पेक्ट करते हैं, आतंकवादियों की नहीं। क्लियर हो गई बात? अब आता है बेटा क्या? अगला आ गया 1999 का कारगिल वॉर। उसमें भी मार खाई पाकिस्तान ने, ठीक है, लेकिन फिर भी सुधरता नहीं है, टाइम टू टाइम छोटे मोटे हमले करता रहता है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में गर्व है हमें हमारी भारतीय नारियों पर, जो ढंग से पाकिस्तान में घुस के ही मार के आई थी, उन्हें देखा था ना आपने। तो ये सारे क्या है? हमारे डिस्प्यूट हैं, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। लेकिन कुछ सुधरते हुए संबंध भी हैं, खैर बताने का मन नहीं करता ऐसे देशों के साथ सुधरते संबंध, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि पेपर में आता है ना। तो सुधरते हुए संबंध क्या है बेटा? जैसे 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। क्या हुआ? सिंधु नदी जल समझौता। ये सिंधु नदी का जो बेटा वाटर है उसको लेकर ट्रीटी थी कि कितना पानी पाकिस्तान पे, कितना पानी इंडिया पे। क्लियर हो गई बात? फिर 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट में बेटा हमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी गंवाने पड़े, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। ताशकंद बेटा ये एग्रीमेंट हुआ था 1965 के वॉर को सॉल्व करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हुआ बेटा 1972 शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 के युद्ध को खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हुआ कौन सा? उसके बाद हुआ एक आप लाहौर बस समझौता कह सकते हैं। लाहौर बस समझौता क्या है? लाहौर से लेके इंडिया तक बस, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ बेटा क्या? उसके बाद हुआ हमारा आप और अच्छे संबंध बता सकते हो कि व्यापार होता रहता है, ठीक है। व्यापार के साथ क्या है कि दोनों देशों में, मतलब आप देखोगे ना कभी अटारी बॉर्डर जाने का मौका मिले तो रोज शाम को परेड भी होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कुछ अच्छे संबंध है। क्लियर हो गई बात? अब बच्चा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, क्या कि भारत की परमाणु नीति यानी कि परमाणु पॉलिसी, ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है। भारत की परमाणु नीति, देखो परमाणु नीति क्या है भारत की? तो परमाणु नीति की अगर मैं बात करूं बेटा, तो भारत कैसे परमाणु संपन्न देश बना वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश था जिसपे पहले परमाणु नहीं थे, ठीक है, परमाणु नहीं थे, ठीक है।
फिर शुरू में क्या हुआ, जो परमाणु संपन्न देश थे यानी बड़े बड़े देश थे, उन देशों ने क्या किया बेटा, उन देशों ने भारत मतलब सभी देशों पर, जो छोटे देश हैं विकासशील देश हैं, उन पर बैन कर दिया कि वो परमाणु नहीं बना सकते। ठीक है, और CTBT साइन की। ठीक है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि कोई भी अब परमाणु ऐसे हथियारों का ट्रीटी मतलब उन पर बैन लगाया जाएगा, अब कोई उनका टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन भारत चाहता था परमाणु संपन्न बनना, क्योंकि भारत इस ट्रीटी पर साइन भी नहीं किया। भारत मानता था ये ट्रीटी भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जिन्होंने पे थे उन्होंने तो बना लिए, अब बाकी सब भी तो कोशिश करेंगे ना, बाकी सब भी बनाएंगे। ठीक है, तो भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया। ठीक है, भारत की परमाणु नीति की शुरुआत बेटा 1940 के डिकेड से होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई थी। किसके? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हमारी परमाणु नीति की शुरुआत हुई थी। क्लियर हुई बात? अब जब ये परमाणु नीति की शुरुआत हुई थी तो बेटा अब इन्होंने CTBT लगा दिया, यानी कि परमाणु पर टेस्ट के बैन लगा दिए, तो हम परमाणु नहीं कर सकते थे परीक्षण। लेकिन इंडिया ने छुप छुप कर, ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण किया कब? 1974। ठीक है, लेकिन हमारा ये परमाणु परीक्षण सफल नहीं रहा, असफल रहा। ठीक है, फिर अमेरिका को ये चीज पता लग गई थी। ठीक है, अमेरिका ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करना भी बंद कर दिया। ठीक है, अब भारत ने थोड़ा इकट्ठा करके एक परमाणु बनाया, जिसका विस्फोट करने वाले थे हम 1998 में। अब क्या था भैया, उस टाइम पे कहानी ये थी कि बिल्कुल बैन किया हुआ था, और अमेरिका को पता था भारत कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका ने सैटेलाइट लगा रखी थी भारत पे, बड़ा तगड़ा एक तरीके से शिकंजा कस रखा था कि भारत किसी भी तरीके से परमाणु टेस्ट ना कर पाए। क्लियर हुई बात? तब उस स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे एक सबसे बड़े जो साइंटिस्ट, जिन्हें देश का एक बच्चा नमन करता है, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने इस असफल काम को सफल बना दिया। कब? 1998 में। ठीक है, ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था। क्या था? दूसरा परमाणु परीक्षण, जो कि सफल रहा। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, ये सफल रहा। इसके बाद भारत परमाणु संपन्न देश बन गया, जिस वजह से आज तक अमेरिका जैसे देश भी हम पे अब उंगली नहीं उठा सकते। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, और ऐसे हमारे वैज्ञानिक का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, है ना। तो ये दूसरा परमाणु परीक्षण सफल रहा। इसके बाद हमने परमाणु संपन्न देश बन गए। ठीक है, और हमारे भारतीय परमाणु की नीति बड़ी अच्छी है। क्या है? इसे हम वॉर में कभी यूज नहीं करते। ठीक है, शांतिपूर्वक इस्तेमाल, शांतिपूर्वक प्रयोग। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम इसे शांतिपूर्वक प्रयोग करेंगे। ठीक है, युद्ध में प्रयोग नहीं, युद्ध में प्रयोग नहीं। अगर कोई पहले यूज करता है हम पे तभी हम करेंगे। ठीक है, वरना हम युद्ध में परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि परमाणु एक बड़ा घातक होता है ना, जिससे बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचता है। इसलिए भारत ने पहले से ही एक पॉलिसी अपना रखी है कि युद्ध में परमाणु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए करेंगे। ठीक है, किसी को डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। डराने धमकाने का मतलब समझते हो ना, जैसे कि कई बड़े देश करते हैं कि छोटे देशों को डराकर उनके हथियारों को उनके मतलब संसाधनों को लूटना। ऐसी चीजों के लिए हम अपने परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारी विशेषताएं हैं बेटा हमारी परमाणु नीति की। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड बेटा एक 10 मिनट की वीडियो डालूंगा। जो बच्चा उस वीडियो को मिस करेगा, ये सोच लो बेटा, वो बच्चा कम से कम 6 नंबर को मिस करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, घुमावदार क्वेश्चन आता है और बच्चा उसे देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लेकिन बस क्वेश्चन को घुमाया गया होगा। क्लियर हुई बात? तो उस वीडियो को देखना मिस मत करना। उस वीडियो को कैसे देखोगे? जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन दबाओगे। जय हिंद, जय भारत।